अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर लियस गर है और आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल, जो कि सेकेंड ईयर बायोलॉजी रिप्रोडक्शन का हमारा लेक्चर नंबर 9 है। तो आज के इस लेक्चर को शुरू करने से पहले एज यूजुअल आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि अगर आपने अब तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, जो कि सिंध बोर्ड टीचिंग के नाम से है, तो काइंडली आज ही आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन को लाजमी क्लिक करें ताकि हमारी अपलोड करदा तमाम इंपॉर्टेंट वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको रिसीव हो सके। तो आपने इस लेक्चर को सुनना है एंड तक तवज्जो के साथ, क्योंकि इस लेक्चर में एंड में आपसे पूछे जाएंगे 20-20 की पॉइंट्स। अगर आपने ये लेक्चर तवज्जो के साथ सुना होगा तो उन तमाम की पॉइंट्स के जवाब आप फर्स्ट गो में बिल्कुल सही दे सकेंगे। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इसकी डेफिनेशन। द मेंस्ट्रुअल साइकिल इज अ कॉम्प्लेक्स physiological process that occurs in reproductive age individual with uteruses। हमने कहा कि मेंस्ट्रुअल साइकिल एक कॉम्प्लेक्स फिजियोलॉजिकल प्रोसेस है और ये रिप्रोडक्टिव एज फीमेल में होता है विद यूट्रस। जिनके पास यूट्रस होगा उनके पास, ऐसा नहीं है कि रिप्रोडक्टिव एज फीमेल की होती है एज 13 से लेकर आप कह दें 50 तक। ये रिप्रोडक्टिव एज है, यानी मीनोपॉज जो है वो 50 ईयर्स तक जो है ये एबिलिटी जो है ये बरकरार रहेगी। लेकिन अगर इससे पहले कोई ऐसी पैथोलॉजी हो जाती है जिसकी वजह से वो यूट्रस ही सर्जरी के जरिए रिमूव कर दिया, तो मेंस्ट्रुअल साइकिल का प्रोसेस नहीं होगा। नोट करके हमने कहा इट इन्वॉल्व अ सीरीज ऑफ हार्मोनल चेंजेस एंड फिजियोलॉजिकल इवेंट दैट प्रिपेयर द बॉडी फॉर पॉसिबल प्रेगनेंसी। और ये जो मेंस्ट्रुअल साइकिल में जो है वो सीरीज ऑफ हार्मोनल चेंजेस की बाकायदा पूरी सीरीज होगी। कौन सा हार्मोन क्या रोल करेगा अभी हम पढ़ने जा रहे हैं। एंड फिजियोलॉजिकल इवेंट, और फिजियोलॉजिकली यानी फंक्शन में भी जो है वो क्या क्या इवेंट होंगे वो भी डिस्कस करेंगे। दैट प्रिपेयर द बॉडी फॉर पॉसिबल प्रेगनेंसी। और इस पूरी जो हार्मोनल चेंजेस फिजियोलॉजिकल चेंजेस का मकसद है कि बॉडी को प्रिपेयर करना फॉर पॉसिबल प्रेगनेंसी। द साइकिल टिपिकली लास्ट अराउंड 28 days, although वेरिएशन इन साइकिल लेंथ आर कॉमन। ये जो मेंस्ट्रुअल साइकिल का जो टाइम ड्यूरेशन होता है वो 28 days होता है, लेकिन इसमें 1 या 2 दिन टाइम ड्यूरेशन क्या हो सकता है, वेरी कर सकता है। The menstrual cycle is primarily regulated by 4 key hormones: FSH, LH, estrogen and progesterone। menstrual cycle के अंदर जो है वो 4 की हॉर्मोन्स हैं, मेन हॉर्मोन्स हैं, जिसमें फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन, ये 4 जो है वो शामिल है। नोट करके यहाँ हमेशा याद रखिएगा, जो भी पॉइंट लिखता हूँ वो सिर्फ एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू से आपने याद रखने होते हैं। एग्जाम में ये लिखने की आपको नीड नहीं होती। डेफिनेशन के बाद आप डायरेक्ट उसके फेजेस की तरफ बढ़ सकते हैं। फेजेस ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल की हम बात करेंगे। फॉलोइंग आर द फेजेस ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल। मेंस्ट्रुअल साइकिल के कौन कौन से फेजेस हैं? मेंस्ट्रुएशन फेज, प्रोलिफेरेटिव या इसे प्री ओव्यूलेटरी फेज कहते हैं, और फिर हमारे पास आता है थर्ड सिक्यूटरी या पोस्ट ओव्यूलेटरी फेज। अब यहाँ इस सवाल में हमें बाकायदा एक डायग्राम की मदद से हमें समझना होगा, जो हमने यहाँ पहले से ड्रॉ की हुई है और एग्जाम में भी आपने बनानी होगी। मेंस्ट्रुअल साइकिल के अंदर जो है वो यूट्राइन वॉल में भी चेंजेस आएंगी और ओवरी के मिडी के अंदर क्या आएंगे, चेंजेस आएंगी। ये दोनों हमें यहाँ शो करना होगा। ओवरी के अंदर जैसा कि आप जानते हैं कि हर ओवरी के अंदर एट द टाइम ऑफ बर्थ 2 लाख के करीब जो है वो फॉलिकल मौजूद होते हैं। सबसे पहले बारी आ जाती है फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। यहाँ हमारे पास जो है ये प्राइमरी फॉलिकल है। फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन जो है वो क्या करते हैं, इन प्राइमरी फॉलिकल्स को क्या करते हैं, मैच्योर करना शुरू करते हैं। ये प्राइमरी फॉलिकल्स जो है वो मैच्योरेशन की तरफ बढ़ते हैं, सेकेंडरी फॉलिकल में कन्वर्ट होते हैं। प्राइमरी फॉलिकल्स में क्या होता है कि जो है वो उसके अंदर ओवम जो होता है वो अपनी इमेच्योर फॉर्म के अंदर होता है, और सेकेंडरी फॉलिकल के अंदर भी इमेच्योर फॉर्म के अंदर है, लेकिन इसमें फ्लूइड आता है। प्राइमरी फॉलिकल के अंदर कोई फ्लूइड नहीं होता, बहुत छोटा सा होता है, लेकिन जैसे ही फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन जो होता है इनको मैच्योर करना शुरू करता है, तो ये फॉलिकल सेल साइज के एतबार से भी बड़े होना शुरू हो जाते हैं और इनके अंदर थोड़ा सा फ्लूइड भी आना शुरू हो जाता है। अब ये बहुत सारे प्राइमरी फॉलिकल्स जो थे, जो मैच्योरेशन की तरफ बढ़ रहे थे, उसमें सिर्फ एक फॉलिकल्स जो है, यानी एक फॉलिकुलर सेल जो होता है वो वेसिकल या जिसे ग्रेफियन फॉलिकल कहते हैं, जो कि मैच्योर फॉलिकल है। और ये मैच्योर फॉलिकल जो होगा यहीं से oogenesis का प्रोसेस जो है वो शुरू होगा। ओवम बनने का प्रोसेस जो है वो इसी के अंदर होगा। तो यानी हमने कहा कि इतने सारे प्राइमरी फॉलिकल्स जो है वो मैच्योरेशन की तरफ बढ़े, सेकेंडरी में कन्वर्ट होना शुरू हुए, और इन इतने सारों में से कोई एक जो है वो वेसिकुलर फॉलिकल या जिसे ग्रेफियन फॉलिकल कहते हैं उसमें जाकर कन्वर्ट होगा। तो ये यहाँ सारा जो प्रोसेस करवा रहा है वो कौन करवा रहा है, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन।
जिसे हम कहते हैं FSH। अब जैसे ही ये फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन ने यहाँ तक किया, अब ये मैच्योर फॉलिकल बन गया ना, तो मैच्योर फॉलिकल क्या करता है, एक और हार्मोन प्रोड्यूस करता है जिसका नाम है ईस्ट्रोजन। क्या कहते हैं उसे, ईस्ट्रोजन। ये ईस्ट्रोजन जो होता है वो पिट्यूटरी ग्लैंड के पास जाएगा। ये ईस्ट्रोजन के दो काम है। ईस्ट्रोजन जो है वो एक तो यूट्रस की जो वॉल है इसको क्या करना शुरू कर देता है, थिक करना शुरू कर देता है। यूट्रस की जो वॉल है इसको थिक करना शुरू कर देगा ताकि इसको प्रेगनेंसी के लिए क्या किया जाए, प्रिपेयर किया जाए। तो यूट्रस की वॉल को थिक करेगा। और दूसरा क्या करेगा, ये मैच्योर फॉलिकल से जो ईस्ट्रोजन रिलीज हो रहा है इसने यूट्रस की वॉल को थिक किया। यूट्रस की वॉल को थिक करने के साथ साथ क्या करता है, ये पिट्यूटरी ग्लैंड के पास जाता है और पिट्यूटरी ग्लैंड के पास जाकर वो क्या करता है, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन की सिक्रीशन को स्टॉप करता है, इसकी सिक्रीशन को कम कर देता है और एक और हार्मोन जिसका नाम है ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन LH, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन की सिक्रीशन को बढ़ा देता है। जैसे ही ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन की सिक्रीशन बढ़ जाती है वो उस फॉलिकल को क्या कर देता है, रप्चर कर देता है और सेकेंडरी oocytes जो है वो रिलीज हो जाता है। इस प्रोसेस को कहते हैं ओव्यूलेशन। क्या कहते हैं उसे हम, ओव्यूलेशन कहते हैं। और ओव्यूलेशन के नतीजे में सेकेंडरी oocytes रिलीज हो गया और फॉलिकल का जो पीछे बच जाने वाला हिस्सा होता है ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, इसको एक येलोइश बॉडी के अंदर जाकर जो है वो कन्वर्ट कर देता है जिसे कहते हैं कॉर्पस ल्यूटियम। कॉर्पस ल्यूटियम क्या करता है, कॉर्पस ल्यूटियम का काम ये होता है कि कॉर्पस ल्यूटियम जो है वो प्रोजेस्टेरोन नाम का हार्मोन प्रोड्यूस करता है और ये प्रोजेस्टेरोन जो है वो इस यूट्रस की वॉल को मजीद थिक कर देता है। इसकी थिकनेस की शुरुआत ईस्ट्रोजन ने की थी, जबकि प्रोजेस्टेरोन नाम का जो हार्मोन होता है वो इसकी यूट्रस की वॉल को मजीद थिक करना शुरू कर देता है। और जैसे ही ये कॉर्पस ल्यूटियम जब तक बरकरार होता है 28वें दिन तक क्या होता है, ये कॉर्पस ल्यूटियम बरकरार होता है। अगर प्रेगनेंसी हो गई तो ये मजीद मेंटेन रहेगा और अगर प्रेगनेंसी नहीं होती तो ये कॉर्पस ल्यूटियम जो है वो क्या होना शुरू जाता है, डीजेनरेट होना शुरू जाता है, खत्म होना शुरू जाता है। और जैसे ही ये कॉर्पस ल्यूटियम डीजेनरेट होता है प्रोजेस्टेरोन का लेवल जो है वो सडनली नीचे आना शुरू जाता है और प्रोजेस्टेरोन का लेवल जैसे ही सडनली नीचे आना शुरू जाता है यूट्रस की वॉल क्या होना शुरू जाती है, रप्चर होना शुरू जाती है और मेंस्ट्रुएशन फेज क्या हो जाता है, स्टार्ट हो जाता है। और ये यूट्रस की वॉल अलोंग विद द ब्लड क्या होना शुरू जाती है, ये इस बर्थ कैनाल से क्या होना शुरू जाती है, रिमूव होना शुरू हो जाती है। तो ये पूरा प्रोसेस जो था, ये पूरा प्रोसेस जो है उसको 3 हिस्सों में बांटा गया। एक जो है वो मेंस्ट्रुएशन फेज है जिसमें ये यूट्रस की वॉल जो है वो रप्चर हो रही है और यूट्रस की वॉल जो है वो रप्चर होने के नतीजे में ब्लड के साथ जो रिलीज हो रही है उसे मेंस्ट्रुएशन फेज कहते हैं। और बकिया जो 2 फेज हैं जिसमें ये ओव्यूलेशन भी ना, ओव्यूलेशन से पहले वाला फेज जिसे प्री ओव्यूलेटरी फेज कहते हैं और ओव्यूलेशन के बाद वाला जिसे पोस्ट ओव्यूलेटरी फेज कहते हैं। यानी 3 फेज में हमने जाकर इस पूरी साइकिल को डिवाइड किया है और इस पूरी साइकिल में मेंस्ट्रुएशन फेज है जिसमें वॉल रप्चर होगी और फिर ये ओव्यूलेशन है, ओव्यूलेशन से पहले प्री ओव्यूलेटरी फेज और ओव्यूलेशन के बाद पोस्ट ओव्यूलेटरी फेज है। आइए अब हम इस पूरे को जो है वो एक बार समराइज कर देते हैं और फिर जो है वो पॉइंट्स बुक वाले हम डिस्कस करना शुरू करते हैं। तो इन शॉर्ट सबसे पहले फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन है जिससे प्राइमरी फॉलिकल्स को जो है वो मैच्योरेशन की तरफ ले जाना शुरू किया, वो सेकेंडरी में कन्वर्ट होता है और सेकेंडरी से फिर कन्वर्ट हो जाते हैं वेजिकुलर या ग्रेफेन फॉलिकल। ग्रेफेन फॉलिकल या वेजिकुलर फॉलिकल ईस्ट्रोजन नाम का हार्मोन रिलीज करते हैं जिसके 2 काम हैं, यूट्रस की वॉल को जो है वो थिक करना और साथ ही साथ पिट्यूटरी से एक और हार्मोन रिलीज करवाना जिसका नाम है ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन और फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन का लेवल डिक्रीज कराना है। जैसे ही ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन का लेवल हाई हो जाता है वो इस मैच्योर फॉलिकल को रप्चर कर देता है जिसकी वजह से सेकेंडरी oocyte से वो रिलीज हो जाता है। और ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन जो इसको रप्चर करवाने के साथ यानी ओव्यूलेशन करवाने के बाद ये जो फॉलिकल का जो पीछे बच जाने वाला पार्ट होता है उसको येलोइश बॉडी में कन्वर्ट करता है जिसका नाम होता है कॉर्पस ल्यूटियम। कॉर्पस ल्यूटियम एक हार्मोन रिलीज करता है जिसका नाम है प्रोजेस्टेरोन जो कि यूट्रस की वॉल को मजीद थिक करता है और ये कॉर्पस ल्यूटियम इसकी वॉल को जो है वो थिकनेस को मेंटेन रख रहा होता है प्रोजेस्टेरोन सिक्रीट करके। लेकिन 28 डेज के बाद अगर यहाँ ओव्यूलेशन में फर्टिलाइजेशन नहीं हुई, प्रेगनेंसी नहीं हुई तो ये डीजनरेट हो जाता है और ये डीजनरेट होने के नतीजे में इसकी वॉल जो होती है वो रप्चर होना शुरू जाती है और एक फेज शुरू हो जाता है जिसे कहते हैं मेंस्ट्रुएशन फेज। यानी इन शॉर्ट 3 फेज में जाकर हमने इसको डिवाइड किया। phases of ovulation following are the phases of menstrual cycle। menstrual cycle के जो है वो 3 फेज हैं। नंबर 1 menstruation phase, नंबर 2 प्री ओव्यूलेटरी फेज जिसे प्रोलिफरेटिव फेज भी कहते हैं और नंबर 3 पोस्ट ओव्यूलेटरी फेज जिसे हम कहते हैं सिक्योरिटी फेज भी कहते हैं। तो सबसे पहले जिसमें वॉल रप्चर हो रही थी जिसे मेंस्ट्रुएशन फेज कहते हैं उसकी हम बात करेंगे। मेंस्ट्रुएशन स्टार्ट विद ब्लीडिंग, दैट इज द डिस्चार्ज ऑफ ब्लड एंड डायबिटीज ऑफ डिस्कार्टेड टिश्यू ऑफ द यूट्रस थ्रू वजाइना। मेंस्ट्रुएशन जो है वो स्टार्ट होगी ब्लीडिंग के जरिए और इसमें क्या होता है, देयर इज द डिस्चार्ज ऑफ ब्लड, ब्लड इसमें डिस्चार्ज होगा एंड डेबरीज ऑफ डिस्कार्डेड टिश्यू, जो यूट्रस की वॉल जो रप्चर हो रही है उसके टिश्यू जो डिस्कार्ड हो रहे हैं, रप्चर हो रहे हैं, वो भी इसके साथ रिलीज होंगे ऑफ द यूट्रस
थ्रू वजाइना, वजाइना यानी बर्थ कैनाल के जरिए वो क्या होंगे, रिमूव होंगे। मैकेनिज्म की हम बात करेंगे, व्हेन नो फर्टिलाइजेशन और प्रेगनेंसी हैज अकर्ड फॉलोइंग द लास्ट ओव्यूलेशन, ओव्यूलेशन के नतीजे में स्पर्म नहीं आया, फर्टिलाइजेशन नहीं हुई, प्रेगनेंसी नहीं हुई, तो ये मेंस्ट्रुएशन होगा। द प्रोजेस्टेरोन सिक्रीशन इज स्टॉप बाय कॉर्पस ल्यूटियम, कॉर्पस ल्यूटियम जो है वो डिजेनरेट हो गया, जिसकी वजह से ये वॉल की जो थिकनेस थी वो मेंटेन ना रह सकी। एंडोमेट्रियम ब्रेक्स ऑफ, एंडोमेट्रियम जो है वो ब्रेक होगा एंड स्टार्ट फॉलोइंग अलोंग विद ब्लड आउट ऑफ वजाइना, और ये ब्रेक होगी और ब्लड के साथ जो है वो वजाइना से रिलीज हो जाएगी। ड्यूरेशन है, द स्टेज लास्ट अबाउट 5 डेज, 5 दिनों तक इसका ड्यूरेशन होता है एंड एक्सटेंड फ्रॉम डे 1 टू डे 5। जिस वक्त ब्लीडिंग स्टार्ट हुई इसको डे 1 हमने करार दे दिया, डे 1 से लेकर डे 5 एवरेज अप्रोक्सीमेट जो है ये सिलसिला चलता रहेगा। फिर आ जाता है प्रोलिफेरेटिव फेज, जिसे हम कहते हैं प्री ओव्यूलेटिव फेज, यानी ओव्यूलेशन से पहले पहले क्या हुआ था, यानी अब हम बात करने जा रहे हैं डायग्राम में यहाँ से लेकर यहाँ तक की बात करेंगे, ओव्यूलेशन से पहले पहले जो हो रहा है वो बात करेंगे। इन दिस फेज द इंक्रीज इन FSH, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन का लेवल जो है वो हाई होगा, लीड टू द स्टिमुलेशन ऑफ अ फ्यू ओवेरियन फॉलिकल, जिसके नतीजे में क्या होगा, कुछ ओवेरियन फॉलिकल होंगे, वो क्या होंगे, उसको स्टिमुलेट करेंगे, ऑल द फॉलिकल एक्सेप्ट फॉर द वन cease to grow and eventually disintegrate through a process known as follicle atresia। जितने भी फॉलिकल जो स्टिमुलेशन के नतीजे में जो है वो मैच्योरेशन की तरफ बढ़ना शुरू हुए, सब के सब जो है वो डिसइंटीग्रेट होंगे सिवाय एक के, सीजेस टू ग्रो, और वो एक वक्त के बाद जो वो ग्रो उनकी रुक जाएगी, इवेंचुअली डिसइंटीग्रेट हो जाएंगे, और उस प्रोसेस को नाम दिया जाता है थ्रू अ प्रोसेस नोन एज फॉलिकल एट्रीसिया। फॉलिकल एट्रीसिया एक प्रोसेस है जिसमें बकिया सारे फॉलिकल जो होंगे वो क्या हो जाएंगे, बकिया तमाम फॉलिकल जो होंगे वो उनकी मैच्योरेशन रुक जाएगी, सिर्फ एक जो होगा, एक फॉलिकल जो होगा वो मैच्योरेशन की तरफ बढ़ेगा, क्योंकि एक वक्त में जो है वो एक ही ओवम प्रोड्यूस होगा ताकि फीमेल की सेहत के लिए क्या हो, आसानी हो, वरना एक ही वक्त में 5 ओवम 6 ओवम 10 ओवम निकल आएंगे तो एक ही वक्त में 10 बच्चे पैदा हो जाएंगे, क्योंकि स्पर्म जो है वो तो मिलियंस की तादाद में जो है वो रिलीज होते हैं। अब ओवम एक होने की वजह से एक वक्त में एक बच्चा पैदा होता है। तो इसी तरीके से यहाँ हम बात करेंगे डिसइंटीग्रेट थ्रू अ प्रोसेस नोन एज फॉलिकल एट्रीसिया, अ सिंगल डोमिनेट फॉलिकल इन द ओवरी कंटिन्यू टू मैच्योर एंड डेवलप इनटू अ मैच्योर फॉलिकल। एक सिंगल डोमिनेट फॉलिकल होगा, वो ओवरी के अंदर कंटिन्यूसली मैच्योर होगा और एक मैच्योर फॉलिकल में कन्वर्ट हो जाएगा। उस मैच्योर फॉलिकल का नाम है ग्रेफियन फॉलिकल, या जिसे हम वेसिकुलर फॉलिकल कहते हैं, वेयर oogenesis टेक प्लेस, जहां ओवम की मैच्योरेशन होगी। अब इस पूरे प्रोसेस में, जिसे हम प्री ओवुलेटिव फेज कहते हैं, जिसे प्रोलिफरेटिव फेज कहते हैं, उसमें एक एक हार्मोन का रोल पड़ते हैं। अब सबसे पहले हमारे पास जो है रोल ऑफ FSH ऑन यूट्राइन वॉल। FSH फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन जो है इसका क्या रोल होगा, FSH इंड्यूस द ग्रेफियन फॉलिकल टू प्रोड्यूस ईस्ट्रोजन। भाई FSH का डायरेक्ट यूट्राइन वॉल पे कोई रिलेशन नहीं है, लेकिन इनडायरेक्ट है। वो क्या करेगा, FSH ऑल्सो इंड्यूस द ग्रेफियन फॉलिकल टू प्रोड्यूस ईस्ट्रोजन। वो ग्रेफियन फॉलिकल को इंड्यूस करता है कि वो क्या प्रोड्यूस करे, ईस्ट्रोजन नाम का हार्मोन प्रोड्यूस करे। पहले तो मैच्योरेशन करा दी ना ग्रेफियन फॉलिकल, अब ये इसको स्टिमुलेट करता है कि भाई ईस्ट्रोजन नाम का हार्मोन प्रोड्यूस करो, विच इंक्रीजेस द ब्लड सप्लाई ऑफ एंडोमेट्रियम ड्यू टू विच इट बिकम्स लेस एंड थिक। और ये ईस्ट्रोजन क्या करेगा, ये एंडोमेट्रियम, यूट्रस की 3 वॉल पड़ी थी ना हमने, पेरीमेट्रियम, मायोमेट्रियम और एंडोमेट्रियम, ये एंडोमेट्रियम की ब्लड सप्लाई को क्या करता है, ईस्ट्रोजन बढ़ा देता है, जिसकी वजह से एंडोमेट्रियम क्या हो जाता है, लश, शाइनी हो जाता है और थिक हो जाता है। अफेक्ट ऑन सर्वाइकल म्यूकस, सर्वाइकल म्यूकस जो होता है, यानी यहाँ की अगर हम बात करेंगे, ये जो सर्वाइकल है ना, यहाँ सर्विक्स वाला जो पार्ट है, यहाँ म्यूकस होता है। अब इस म्यूकस पे क्या होता है, सर्वाइकल म्यूकस इज डेंस एंड एडहेसिव, but increasing level of estrogen cause it to become more fluid and transparent। सर्वाइकल म्यूकस जो होता है वो आमतौर पे बहुत गाढ़ा होता है, थिक होता है, बहुत चिपचिपा होता है, लेकिन ईस्ट्रोजन का लेवल जैसे ही हाई हो जाता है, cause it to become more fluid and transparent, वो उसको fluid like बना देता है, transparent बना देता है, forming pathways that assist the movement of sperm थ्रू सर्विक्स एंड इनटू यूट्रस। और वो क्या करता है, पाथवे क्रिएट करता है, यानी फ्लूइड लाइक जैसे ही बन जाएगा तो वहाँ अगर स्पर्म आएगा तो स्पर्म को एक मदद करेगा कि स्पर्म जो है वो सर्विक्स से यूट्रस की तरफ क्या हो सके, गुजर सके। अगर यहाँ जो है अगर ये थिक होगा और स्पर्म आएगा तो स्पर्म को रास्ता ही नहीं मिलेगा, लेकिन अगर ईस्ट्रोजन का लेवल हाई होगा तो ये फ्लूइड लाइक बन जाएगा, और अगर स्पर्म होगा तो स्पर्म के थ्रू जो है उसको यूट्रस तक ले जाने देगा, और ये फिर स्पर्म स्विम करते करते कहाँ आएंगे, ओविडक्ट की तरफ आएंगे, और इसी ओविडक्ट के अंदर जाकर क्या होती है, फर्टिलाइजेशन होती है, क्योंकि ओवम जो रिलीज होगा वो यहाँ इस तक आ जाएगा ओविडक्ट पर, और स्पर्म जो है वो स्विम करते वक्त जो है वो यहाँ ओविडक्ट तक आएगा और यहीं पे फर्टिलाइजेशन होगी।
तो यहाँ हमने इसमें कहा कि इसको थिक, ओके यहाँ तक हो गया। अब अफेक्ट ऑफ ईस्ट्रोजन ऑन एफएसएच, एफएसएच पे इसका क्या रोल है? ईस्ट्रोजन एक्सर्ट नेगेटिव फीडबैक ऑन एफएसएच। ईस्ट्रोजन का लेवल हाई है ना, वो फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन पे कौन सा फीडबैक देता है? नेगेटिव फीडबैक। रिजल्ट इन अ डिक्रीज इन एफएसएच लेवल एज ईस्ट्रोजन कंसंट्रेशन राइजेस। जैसे ही ईस्ट्रोजन का लेवल हाई हो जाएगा, एफएसएच का लेवल जो होगा वो कम हो जाएगा, क्योंकि वो पिट्यूटरी पे जाकर नेगेटिव फीडबैक देगा। This decrease in FSH serves as a signal for the pituitary gland to release luteinizing hormone। और जैसे ही FSH का लेवल जो है वो कम हो जाएगा तो पिट्यूटरी ग्लैंड को सिग्नल मिल जाएगा कि उसे एक हार्मोन रिलीज करना है जिसका नाम है ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। अब इस ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन का क्या रोल है? When luteinizing hormone is suddenly released from the anterior pituitary, it triggers the release of a developing egg from the mature follicle into oviduct। वो क्या करता है? ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन है ना, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन जैसे ही बढ़ा ना तो ये मेच्योर फॉलिकल को क्या कर देता है? रप्चर कर देता है, और इससे क्या करता है? सेकेंडरी oocytes को जो है वो रिलीज करवा देता है। When luteinizing hormone is suddenly released from the anterior pituitary, it triggers the release of a developing egg from the mature follicle into oviduct। उसको वहां से रिलीज कर देता है, और ये क्या होता है? जैसे ही oocytes यहाँ से क्या होगा? रप्चर होकर निकलेगा, ये फिम्बरी के जरिए जो होगा वो कहाँ आ जाता है? ओविडक्ट के अंदर आ जाएगा। This event is known as ovulation। इस इवेंट को हम क्या नाम देते हैं? ओव्यूलेशन। Luteinizing hormone converts the rupture follicle into a yellowish glandular mass known as a corpus luteum। और ना सिर्फ वो उसको क्या करेगा? रप्चर करेगा, रप्चर करने के बाद जिसका फॉलिकल का जो रप्चर फॉलिकल का हिस्सा बच जाता है उसको येलोइश ग्लैंडुलर मास में कन्वर्ट कर देता है, जिसका नाम है कॉर्पस ल्यूटियम। कॉर्पस ल्यूटियम में जाकर उसको कन्वर्ट करेगा। अब बात करते हैं ड्यूरेशन की, बात करेंगे। इट अकर्स फ्रॉम डे 6 टू डे 14। आपको याद होगा कि डे 1 से लेकर 5 तक मेंस्ट्रुएशन फेज था, अब डे 6 से लेकर 14 तक जो है वो प्रोलिफरेटिव फेज है, और 14 पे जाकर क्या होगी? ओव्यूलेशन होगी। और ओव्यूलेशन को यानी फॉलिकल को रप्चर होने में कितना टाइम लगता है? ओव्यूलेशन अकर विद इन अ स्पेन ऑफ लेस देन 5 मिनट्स। 5 मिनट के अंदर का ड्यूरेशन होता है जिसमें फॉलिकल क्या होता है? रप्चर होता है। वरना होता है ना आहिस्ता आहिस्ता रप्चर, और नहीं, जैसे ही ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन का लेवल इंक्रीज हो जाता है और 5 मिनट्स के लेस ड्यूरेशन के अंदर जाकर फॉलिकल क्या हो जाता है? रप्चर हो जाता है, और अपना ओवम क्या कर देता है? रिलीज कर देता है। तो ये ओव्यूलेशन का फेज जो होता है वो डे 14 पर होगा। सेकेंडरी और पोस्ट ओव्यूलेटिव फेज। अब भाई यहां तक हमने डिस्कस कर ली ना, ओव्यूलेशन हो गई। अब यहां से लेकर यहां तक की बात हो रही है पोस्ट ओव्यूलेटिव फेज। द सेकेंडरी फेज इज ऑल्सो नोन एज पोस्ट ओव्यूलेटिव फेज। जैसे पोस्ट ओव्यूलेटिव फेज कहते हैं, इज अ थर्ड फेज ऑफ द मेंस्ट्रुअल साइकिल। ये मेंस्ट्रुअल साइकिल का तीसरा फेज है। पहला फेज मेंस्ट्रुएशन फेज, दूसरा प्री ओव्यूलेटिव फेज, और तीसरा फेज आ जाता है पोस्ट ओव्यूलेटिव फेज। अब पोस्ट ओव्यूलेटिव फेज में जो है वो रोल है किसका? रोल ऑफ प्रोजेस्टेरोन। मेनली इसके अंदर क्या है? कॉर्पस ल्यूटियम था, और कॉर्पस ल्यूटियम क्या करता है? प्रोजेस्टेरोन नाम का हार्मोन जो है वो रिलीज करेगा। The secretory phase is primarily regulated by the hormone progesterone phase। इस फेज के अंदर जो प्राइमरी हार्मोन है वो प्रोजेस्टेरोन है, which is produced by the corpus luteum, जो कि corpus luteum प्रोड्यूस करता है। प्रोजेस्टेरोन promotes the growth and development of blood vessels and glands in the endometrium। प्रोजेस्टेरोन क्या करता है? ग्रोथ और डेवलपमेंट करता है ब्लड वेसल्स की और ग्लैंड्स की इन द एंडोमेट्रियम। एंडोमेट्रियम जो यूट्रस की इनर लेयर है उसकी ग्रोथ को बढ़ाएगा, उसकी ब्लड की वेसल्स की डेवलपमेंट करेगा, ग्लैंड्स उसमें जो है वो क्या करेगा? प्रोड्यूस करेगा, making it a suitable environment for fertilized egg to implant and develop into embryo। अब देखो होगा क्या? ओव्यूलेशन के नतीजे में ओवम रिलीज हुआ ना, ओवम आ जाएगा ओविडक्ट में। अब यहाँ अगर जो है वो स्पर्म सप्लाई आ गई और यहाँ फर्टिलाइजेशन हो गई, तो उसके 5 या 6 दिन के बाद जो है फर्टिलाइजेशन के बाद ये जो जाइगोट होता है, ये जाइगोट ओविडक्ट से आते हुए कहाँ आ जाएगा? यूट्रस में आएगा, और यूट्रस में जाकर जो है उसकी वॉल के साथ जाके क्या हो जाता है? अटैच हो जाता है, जिसे कहते हैं इम्प्लांटेशन। इम्प्लांटेशन जैसे होता है ना, मट्टी के अंदर जो हम सीड को डालते हैं उसे भी इम्प्लांटेशन कहते हैं, और यहाँ बायोलॉजी में इम्प्लांटेशन का मतलब क्या है? ये जाइगोट जो होगा ये यूट्रस की वॉल के साथ क्या हो जाए? अटैच हो जाए। और यूट्रस की वॉल के साथ तभी अटैच होगा जब ये यूट्रस की वॉल बहुत ज़्यादा थिक होगी, ब्लड सप्लाई बहुत अच्छी होगी, बहुत ज़्यादा ग्लैंडुलर होगी, तो जाके क्या होगा? अटैच होगा। तो ये प्रोजेस्टेरोन क्या कर रहा है? देखो अपना काम कर रहा है ना। तो हमने कहा मेकिंग इट अ सुटेबल इन्वायरमेंट फॉर अ फर्टिलाइज एग टू इम्प्लांट एंड डेवलप इनटू एन एम्ब्रियो। और ये फर्टिलाइज एग वहाँ जाके इसकी यूट्रस की वॉल के साथ अटैच हो जाए, और फिर वहीं पर उसकी डेवलपमेंट होगी और वहाँ जाके ये एम्ब्रियो में कन्वर्ट हो। If fertilization and implantation do not occur, the corpus luteum begin to regress। अगर फर्टिलाइजेशन ना हुई, फर्टिलाइजेशन
ना हुई तो कॉर्पस ल्यूटेम क्या हो जाएगा, 28वें दिन पर जाकर ये डीजनरेट होना शुरू हो जाता है, और डीजनरेशन के नतीजे में क्या होगा, इफ फर्टिलाइजेशन एंड इम्प्लांटेशन डू नॉट अकर द कॉर्पस ल्यूटेम बिगिंस टू डिग्रेस, ये डीजनरेट होना शुरू हो जाएगा, लीडिंग टू अ डिक्लाइन इन अ प्रोजेस्टेरोन लेवल, और प्रोजेस्टेरोन का लेवल डिक्रीज हो जाएगा क्योंकि प्रोजेस्टेरोन को तो कॉर्पस ल्यूटेम रिलीज कर रहा था। एज अ रिजल्ट एंडोमेट्रियम टू स्टार्ट्स ब्रेक डाउन, जिसके नतीजे में क्या होगा, ये एंडोमेट्रियम बहुत ज्यादा थिक थी ना, उसको मेंटेन तो प्रोजेस्टेरोन ने करके रखा था, ये लिहाजा क्या हो जाएगी, ब्रेक डाउन हो जाएगी, ब्रेक डाउन होगी, ब्लड के साथ जो ये मेंस्ट्रुएशन फेज के नतीजे में रिलीज होगी, यानी पहला फेज जो है वो शुरू हो जाएगा। तो हमने कहा एज अ रिजल्ट एंडोमेट्रियम टू स्टार्ट ब्रेक डाउन लीडिंग टू द स्टार्ट ऑफ मेंस्ट्रुएशन फेज, जिसके नतीजे में मेंस्ट्रुएशन फेज शुरू हो जाएगा एंड द बिगिनिंग ऑफ अ न्यू साइकिल जो है वो शुरू होगी। ड्यूरेशन की बात करेंगे, इट अकर्स फ्रॉम डे 15 टू डे 28, डे 15 से लेकर डे 28 तक का ये सिलसिला चलता रहेगा। तो यहाँ जाके ये मेंस्ट्रुअल साइकिल मुकम्मल हुई। अब इस मेंस्ट्रुअल साइकिल से रिलेटेड 20 की पॉइंट्स, अगर आपने ये लेक्चर कॉन्सेप्चुअली समझा हुआ है तवज्जो के साथ, तो इन 20 की पॉइंट्स के जवाब आपने देने हैं कमेंट सेक्शन में। In DASH phase, endometrium breaks off and start flowing along with the blood out of vagina। वो कौन सा फेज होता है जिसमें एंडोमेट्रियम जो है वो ब्रेक्स ऑफ, टूटती है और ब्लड के साथ जो है वो आउट ऑफ वजाइना रिलीज हो जाती है। DASH फेज लास्ट अबाउट 5 डेज। वो कौन सा फेज है मेंस्ट्रुअल साइकिल का जिसका ड्यूरेशन जो है वो 5 डेज में होता है। DASH फेज एक्सटेंड फ्रॉम डे 1 टू डे 5। उस फेज का नाम बताना है मेंस्ट्रुअल साइकिल का जो डे 1 से शुरू होता है और डे 5 तक चलता है। एक्सेप्ट वेसिकुलर फॉलिकल, रिमेनिंग फॉलिकल्स डिसइंटीग्रेट थ्रू अ प्रोसेस नोन एज। भाई एक वेसिकुलर फॉलिकल के बाद अलावा जो है वो बकिया तमाम फॉलिकल्स जो होते हैं वो डिसइंटीग्रेट होना शुरू हो जाते हैं, उस प्रोसेस का नाम बताना है। oogenesis टेक प्लेस इन DASH फॉलिकल। oogenesis का प्रोसेस जो है वो कौन से फॉलिकल में होता है। FSH इंड्यूस द ग्रेफिन फॉलिकल टू प्रोड्यूस। फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन जो है वो ग्रेफिन फॉलिकल को जो है वो क्या करता है, इंड्यूस करता है कि एक हार्मोन प्रोड्यूस करो, उस हार्मोन का नाम बताना है। DASH हार्मोन इंक्रीजेस द ब्लड सप्लाई ऑफ एंडोमेट्रियम। वो कौन सा हार्मोन है जो एंडोमेट्रियम की ब्लड सप्लाई को बढ़ाता है। यहाँ 2 हार्मोन जो है वो पॉसिबल है, दोनों हार्मोन का नाम बताना है। इंक्रीज लेवल ऑफ DASH हार्मोन कॉजेस द सर्वाइकल म्यूकस टू बिकम मोर फ्लूइड एंड ट्रांसपेरेंट। वो कौन सा हार्मोन है जिसका लेवल अगर हाई हो जाता है तो सर्विक्स का जो म्यूकस होता है वो बहुत ज्यादा फ्लूइड लाइक होता है और ट्रांसपेरेंट हो जाता है। ईस्ट्रोजन एक्सर्ट नेगेटिव फीडबैक ऑन DASH हार्मोन। ईस्ट्रोजन जो है वो नेगेटिव फीडबैक देता है एक हार्मोन का, उस हार्मोन का नाम बताना है। डिक्रीज इन DASH हार्मोन सर्व एज अ सिग्नल फॉर द पिट्यूटरी टू रिलीज LH। एक हार्मोन है जिसका लेवल अगर अचानक से कम हो जाता है तो पिट्यूटरी को सिग्नल मिलता है कि एक और हार्मोन प्रोड्यूस करो, यानी ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। ओव्यूलेशन इज इनिशिएटेड बाय DASH हार्मोन। ओव्यूलेशन कौन सा हार्मोन प्रोड्यूस करता है, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन कन्वर्ट द रप्चर फॉलिकल इनटू अ येलोइश ग्लैंडुलर मास नोन एज द। ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन जो है वो रप्चर फॉलिकल को एक येलोइश ग्लैंडुलर मास में कन्वर्ट करता है, उसका नाम बताना है। DASH फेज अकर फ्रॉम डे 6 टू डे 14 ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल। वो कौन सा फेज होता है जो डे 6 से लेकर डे 14 ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल तक चलता है। ओव्यूलेशन अकर विद इन अ स्पेन ऑफ लेस देन DASH मिनट। ओव्यूलेशन का जो प्रोसेस होता है वो कितनी देर में खत्म हो जाता है, जैसे ही शुरू होता है कितनी देर में खत्म होता है, कितनी मिनट्स में। सेकेंडरी फेज इज ऑल्सो नोन एज। सेकेंडरी फेज का दूसरा नाम बताना है। प्रोजेस्टेरोन इज सिक्रेटेड बाय। प्रोजेस्टेरोन जो है वो कौन सिक्रेट करता है, मेंस्ट्रुअल साइकिल के ड्यूरेशन में बताना है कौन सा। DASH फेज अकर फ्रॉम डे 15 टू डे 20। उस फेज का नाम बताना है जो डे 15 से डे 28 तक चलता है। DASH इज द थर्ड फेज ऑफ द मेंस्ट्रुअल साइकिल। मेंस्ट्रुअल साइकिल के थर्ड फेज का नाम बताना है। डिक्रीज लेवल ऑफ DASH हार्मोन कॉजेज द स्टार्ट ऑफ मेंस्ट्रुएशन फेज। कौन सा हार्मोन है जिसका लेवल कम हो जाता है जिसकी वजह से मेंस्ट्रुएशन फेज स्टार्ट होता है। प्रोलिफरेटिव फेज इज आल्सो नोन एज। प्रोलिफरेटिव फेज का दूसरा नाम आपने बताना है। तो ये 20 की पॉइंट्स से अगर आप इन 20 की पॉइंट्स के जवाब आप फर्स्ट गो में सही दे देते हैं तो हम समझेंगे कि आपने इस लेक्चर को बहुत ज़्यादा तवज्जो के साथ सुना है। उम्मीद करते हैं आज की ये लेक्चर काफ़ी इंफॉर्मेटिव होगा। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।